नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। और आज चर्चा एक ऐसे विषय की जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मोदी 3.0 में अगर 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही है तो मोदी 3.0 के पहले बजट की हो रही है। दो वजहों से, एक तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरा कि एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर एक नया कीर्तिमान इस देश में बनाने वाली निर्मला सीतारमण जी ने एक नया इतिहास रचा है, 7वीं बार बजट लगातार पेश करके। मैं और मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़ी रहेंगी। बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू। बहुत बधाई आपको, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री, एक महिला वित्त मंत्री, आपने 7वां बजट लगातार पेश किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको मौका दूंगी आपके अपने बजट की खूबियां गिनाने में, लेकिन वो विपक्ष के आरोपों के जवाब में आप बताएं। दो मुख्य आरोप जो आपके बजट पर विपक्ष लगा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब नीतीश बाबू चाहिए, नायडू बाबू चाहिए, तो आपने उन दोनों को खुश किया है। और दूसरा, कांग्रेस कह रही है ये उनके मैनिफेस्टो से कट पेस्ट बजट है। अपनी खूबियां गिनाकर बजट की दोनों आरोपों का आप जवाब दें। पहला, हमारी बजट के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के समय ही काफी काम हो चुका था। इस बजट में उस वोट ऑन अकाउंट में जितने भी जिक्र हुआ है विषय, उन सब का इसमें भी जिक्र है, क्योंकि वो पहले 4 महीने का बजट था इस वित्तीय वर्ष का, और अभी 8 महीने जो बचा हुआ है उसके लिए ये बजट आ रही है। मगर उससे इम्पोर्टेंट विषय कि अगले आने वाले 5 साल, जो अमृतकाल के 5 साल है, विकसित भारत की ओर का 5 साल है, उसका डायरेक्शन सेटिंग करने वाले बजट है ये। उसमें महिला का स्थान क्या होगा, उसके लिए कितना करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, अन्नदाता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो विकसित भारत के नजर रखते हुए वोट ऑन अकाउंट में ही हम जिक्र कर चुके थे, उसका विस्तार से इसमें बात की। कट पेस्ट का इसमें कोई वो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं है। 2047 तक भारत अगर विकसित भारत होना है, उसके लिए हम रास्ता क्या देख रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें पहले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले ही हमारे बजट के द्वारा बोल दिए। इसमें कट पेस्ट क्लेम करने वाले कौन है? करने का उनके अधिकार भी बनता है क्या? ये नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करते हैं। हाँ, खारिज करते हैं, बिट्स करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया तो बाकी राज्य गुस्से में है। नहीं, पहला मैं बाकी राज्यों से ये भी पूछना चाहती हूँ, भारत देश में अगर एक राज्य ऐसे है जिसमें आज तक उनका राजधानी तक नहीं है, क्या उनको मदद करना गुनाह है क्या? क्या यूपीए सरकार अगर होते आज, वो इनकार करते हैं आंध्र प्रदेश को? आपके एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दिया गया है हक कि आपको एक कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। क्या यूपीए सरकार उसको नकारेंगे? भारत देश में एक ऐसे कानूनन जो विभाजन हुआ, उस राज्य में कैपिटल तक नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या तर्क रख रहे हैं? देश आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैंने सोचा इस चुनाव के द्वारा, जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी को चुना जाता है जनता से वोट के द्वारा, इस बार सचमुच विपक्ष का भी चुनाव हुआ है। मतलब 50 सीट के साथ आप शायद ताकत से पार्लियामेंट में कंडक्ट करने पा रहे हो, लो 40 और सीट, फिर भी जनता ने उनको 100 पार नहीं करने दिया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रोल आप निभाएंगे या नौटंकी करते रहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं।
क्योंकि आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आपने बिहार और आंध्र को दिया। लेकिन मैं बिहार के लिए स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी कि स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, इस पर भी उनको घेरा जा रहा है कि अरे आपने तो अपनी मांग को ही छोड़ दिया। बिहार को जो ये मदद दी गई है अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की, क्या ये कंटिन्यूड सपोर्ट है एक ऐसे राज्य को बांटने? क्योंकि आपने बाढ़ के हिसाब से दिया है, वो भी बहुत जरूरी है एक ऐसे राज्य के लिए, लेकिन एक वन टाइम एक आवंटन के तौर पर नहीं। क्योंकि बिहार के विषय में आप सही कह रहे हैं, बाढ़ के विषय में बिहार जैसे असम में तुलनात्मक नहीं बात कर रहे। बाढ़ आता है इन दोनों राज्यों में, नदी जो कहीं और से बहकर इधर आता है उसके कारण। नेपाल में हम भारत देश सिर्फ मोदी जी की सरकार नहीं, उससे पहले से दशकों से नेपाल से बातचीत हो रही है कि अगर उधर, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसे है नेपाल का बिहार का, उधर अगर एक हम बांध बनाएंगे तो ये फ्लड कंट्रोल कर सकेंगे। वो नेगोशिएशन चल रही है, मगर हम तो देख रहे हैं हर साल बिहार में नुकसान होती है, संपत्ति का नुकसान, जानवरों का नुकसान, जान का नुकसान। सो इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है और बिहार सरकार के द्वारा कोसी नीची का डैम वगैरह उसे जोड़े हुए 20 और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल आ रहे हैं, उसका EFC वगैरह हो। मगर द लार्जर पॉइंट ऑन विच मैंने बजट स्पीच में ये बात बोली कि एक टेक्निकल टीम जाएगा, क्योंकि वो नेपाल में वो बांध बनाने तक इधर कैसे हम कंट्रोल करें, या तो उस वाटर को डाइवर्ट करें जहां इरिगेशन का जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा फ्लड आएगा तब क्या करना, इन सब के ऊपर टेक्निकल टीम जाए और जियोलॉजिकल स्टडी करे, सालों तक नहीं महीनों में आ जाओ और उसके ऊपर क्या करना है। ये एक्शन करवाने के लिए हमने अश्योरेंस दी है। सो बिहार का ये सिर्फ एक अमाउंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने उसको मंजूरी दिया, ऐसे नहीं। हम बोल रहे हैं कि कोसी का ये फ्लड का प्रॉब्लम को एज मच एज पॉसिबल एक परमानेंट सॉल्यूशन के ओर हम लेके जाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन बाढ़ से तो उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में निर्मला जी, वित्त मंत्री जी, फंस गई हैं। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं अलग से? महाराष्ट्र को लेकर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप लोग बदला ले रहे हैं, वहां अच्छी सीटें नहीं आई, ये आरोप। ये गलत प्रचार है। मैं इसीलिए जब कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे उठकर जब बात की, मैंने अनुमति से उसका जवाब भी दिया। क्या कांग्रेस पार्टी उनके समय पर बजट के भाषण में हर राज्यों क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो देने वाले हैं, कितना अमाउंट देने वाले हैं, ये उनके बजट स्पीच में बोला गया क्या? मैं चैलेंज आपके सामने आपके द्वारा मैं बोल रही हूं, हर एक बजट भाषण निकालिए, क्या उसमें 3, 4, 5, 10 राज्यों का नाम अगर गिना नहीं गया, बोला नहीं गया, क्या उसका मतलब उन स्टेट्स को पैसा रोका गया? नहीं, तब भी रोका नहीं गया, आज भी रोका नहीं जाता। बजट स्पीच के अंदर आप कुछ विषयों को छेड़ेंगे, बात करेंगे, मेनी आर नॉट स्पोकन। लेकिन सरकार बचाने के लिए आपने, वो कह रहे हैं कि प्लेट में आपने उनके पकोड़े और जलेबी डाल दिया है और बाकी को नहीं दिया। उनको यही ऑब्सेशन है जी, उनको बार बार सच्चाई को कहना नहीं, लड़ाई सच्चाई के ऊपर हो, मैं खड़े होकर के लड़ूंगी। मगर आप बेबुनियाद आरोप लगाओगे और उसको दुष्प्रचार करोगे पूरे देश में, और मैं, जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं, दही फैलाते जाओ, रायता फैलाते जाओ, और मैं झाड़ू पोछा करके। अच्छा, 7 साल में तो आपको भी एहसास हो गया होगा कि वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें
और आखिर में सबसे कम संतुष्टि जाहिर की जाती है बजट से। मैं बड़ा मुश्किल होता है पंचिंग बैग जो बोलते हैं ना, पंच करो तो फिनांस। लेकिन एक रवायत रहती है, एक ट्रेडिशन है कि जिन राज्यों में इलेक्शन होता है उनके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं किया है आपने, क्यों? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं सुनाई दिया, वरना तो लोगों को लुभाने के लिए कहा जाता है कि भाई हम महाराष्ट्र को ये दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे लिए वोट करो। हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो एक विषय है, मगर काम तो जरूर कर रहे हैं। जैसे मैंने वदावन पोर्ट महाराष्ट्र का याद दिलाए राज्यसभा में, क्या वो काम अभी घोषणा कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसका नहीं हुआ है? हुआ है, मगर महाराष्ट्र का नाम वोट ऑन अकाउंट में मैंने नहीं लिया। उसका मतलब ये नहीं था कि महाराष्ट्र का कोई कुछ नहीं जा रहा है। मैं यही फर्क कांग्रेस के अप्रोच से और हमारे अप्रोच से मैं बोल रही हूँ। हम जब विपक्ष में बैठे थे, कांग्रेस से ये प्रश्न पूछा नहीं है कि क्यों तमिलनाडु का नेम नहीं आया, जम्मू कश्मीर का नेम नहीं आया। समझते थे कि पैसा जाएगा, अगर कोई ऐसे अहम मुद्दा हो तो प्रश्न पूछे। वो नहीं है एक स्वीप ऑफ ब्रश में आप एक ही आरोप सबको उठाएंगे कि हमारे स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन हमारे? इस देश हमारा नहीं है। पर अब अगर वो नीति आयोग की बैठक का सब बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएंगे भाई विपक्षी स्टेट्स, अच्छा सा मौका छोड़ रहे हैं, छूट जा रहे हैं उनके लिए। आकर बैठो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके सामने उठाओ भैया, दम से उठाओ कि हमारे राज्य के लिए ये करना है, आप नीति आयोग से स्टडी करवाइए। और हम स्टडी कर दिया, ये लो रिपोर्ट, पैसा दो, हक से मांगो भाई। अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर। रोजगार पर काफी जोर आपके बजट का, आपने वही थीम भी बताया, एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, उससे जुड़े 3 प्रश्न मैं आपसे करूंगी। 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देना है, टॉप 500 कंपनीज, तो आ जाता है प्रति कंपनी 4000। ठीक है, तो अब विपक्ष का ही कहना है, विपक्ष क्या है, मतलब जो नॉर्मल भी है, हम लोग सोच रहे हैं कि 4000 कौन सी कंपनी इंटर्न्स को ले लेगी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा है कि आप हर कंपनी को 4000 इंटर्न्स रखने पर कैसे आप उनको बाध्य करेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं है कंपनीज को, आप नज कर रही हैं। ये नजिंग किसके लेवल पर है? क्या वित्त मंत्री नज कर रही हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी नज कर रहे हैं? कैसे ये कार्यान्वित होगा? और तीसरा प्रश्न मेरा यही है कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो विपक्ष कर रहा है वो यही है कि आप क्या नौकरी तो दे नहीं रहे, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो आप फिर वही 2 करोड़, हालांकि आपने उसके लिए 2 लाख करोड़ आवंटन किया है 5 साल के लिए, बट आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर आप बना रहे हैं। 3 सवाल है। यही है। मैं कुछ बोलूं तो बाहर की परसेप्शन ये होगा वित्त मंत्री अरेगेंट है भाई, क्या बात करती है। नो, अरेगेंस नहीं है। मेरा बोलने के तरीका शायद लगता है भाई, आई एम नॉट स्पीकिंग अरेगेंटली। मैं 3 विषयों को एक एक करके बोलती हूं, मगर मैं पहला एक सिनिकल व्यंग से, बिल्कुल इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का हक हम देंगे युवाओं को, ये कहने वाले कौन है भाई? कांग्रेस ना। पहले वो तो बोल रहे थे कि वो हक देंगे, मतलब युवाओं को आप गुमराह करने के लिए, जॉब देने के लिए कुछ नहीं बोला, अप्रेंटिसशिप का हक देंगे। चुनाव प्रचार, उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए, पर मैम नाम दिया था पहली नौकरी पक्की। ये मैं आ रही हूं ना, एक एक करके आ रही हूं। सो वो अप्रेंटिसशिप का बात जब आपने हक के रूप में दिलाने वाले थे, जरूर इसी लॉजिक के अनुसार आप गुमराह करने के लिए जॉब तो नहीं देने वाले थे, मगर ये हक दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप का। वो जॉब नहीं है ना, फिर हक क्यों दे भाई? हक क्यों दे फिर? सो हक आप देने में वो ठीक है। सचमुच हम जब जॉब दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप भी दे रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, वो 5 वाले पैकेज में ये दोनों छोड़ करके 3 में जॉब ही तो दे रहे हैं ना। एक फर्स्ट टाइमर के लिए, एक फर्स्ट टाइमर तो ठीक है, या तो सेकेंड टाइम भी जॉब लो उनके लिए, और
ये तीसरी सपोर्ट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयर। छोटे एमएसएमई है भाई, उनके पास 10 लोग हैं, वो कैपेसिटी बढ़ा रहे, उनको 10 और चाहिए, ले लो 10 और, मगर दिखाओ वो नया लिया, उसमें फर्स्ट टाइमर का भी दिया जॉब। फिर ईपीएफओ के द्वारा सरकार देगी वो एम्प्लॉई के हिस्सा, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, और सरकार देगी एम्प्लॉयर का हिस्सा। और ये एम्प्लॉई का पहले तनख्वाह 15,000, चाहे वो जॉब 50,000 सैलरी वाला हो या 1 लाख सैलरी वाला हो, उससे ऊपर नहीं, हम हमारे हिस्सा देंगे, ये तो कमिटमेंट है उसमें। सो जॉब भी दे रहे हैं 3 स्कीम्स के द्वारा, स्किल भी दे रहे हैं आईटीआई के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, कंपनियों के साथ, और दे रहे हैं टॉप 500 का अप्रेंटिसशिप। अब आ रही हूं मैं आपका कैलकुलेशन के। कंपनी मतलब 4000, आपने सोच रहे कंपनी क्या एक ही बिल्डिंग है क्या? नहीं, बड़ा टॉप 500 कंपनी मतलब उनके इस देश में कम से कम 4-5 बड़े शहरों में या शहर से दूर उनके एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, पैकेजिंग सेंटर होता है, वो हर एक इंडस्ट्री उनके अपने अपने तरीके से। ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है वो टॉप 500 कंपनी, वो हो नहीं सकता है आंकड़ा आपके हिसाब से? हम इंडस्ट्री के साथ बैठ करके इन हर एक स्कीम के लिए प्लान करने के बाद ही, और इंडस्ट्री ये आश्वासन देने के बाद ही इसको ले आ रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है। उसके बाद ही हमने ये 5 पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स ले आ रहे हैं। सो इसको कैसे इंप्लीमेंट, ठीक है आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। मगर कंपनी हम बोल रहे हैं टॉप 500 वाले कंपनी, उनका टर्नओवर देखिए कितना बड़ा कंपनी है वो, उनके एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं, इतनी सारी जगह पर है। सो इट इज अ बिग स्केल प्रॉमिस दैट वी आर ब्रिंगिंग थ्रू द स्कीम। और उसमें कंपनी क्यों हमारे लोग को रखना है? हम दे रहे हैं उनके लिए पैसा, 5,000 हम दे रहे हैं हर महीना। 12 को नहीं देना है, कंपनीज को नहीं देना है, कंपनी को देना नहीं, मगर कंपनी सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है, आपने यस अपॉर्चुनिटी देनी है, और शॉप फ्लोर में उनको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी जब देंगे, उनके साथ कोई इंस्ट्रक्टर तो होगा, आप ऐसे करो वैसे करो, वो सब कंपनी करेंगे। और अपॉर्चुनिटी देने के बाद 12 महीने के बाद इस लड़की को लड़का को हाथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि टॉप 500 कंपनी में से एक, इसमें मैं 12 महीना सीखा। देन ही बिकम्स इवन मोर क्वालिफाइड टू बी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी है जी आज बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। मैं एक उदाहरण दे रही, पिछले 15 दिन और 20 दिन के पहले कंट्री के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी L&T के चीफ ने कहा 45,000 जॉब्स आर विद मी, मगर जॉब के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए उसके साथ वाला युवा नहीं मिल रहे, विच इज व्हाट जॉब्स आर अवेलेबल, उसके लिए लायक युवा रेडी नहीं है। उसके लिए रेडी करने के लिए ही हम ऐसे एक्सपोजर दे रहे हैं। तो क्या उनको अब्सॉर्ब करने के लिए भी किसी तरह का कोई स्कीम होगा? जरूर। आफ्टर दैट ही विल बी एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, एंड विद देम दे नो व्हिच कंपनी वुड वांट दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट, ही कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा इंडस्ट्रीज के लिए और वो उनके लिए आगे रास्ता बनेगा। ये लागू कब से करेंगे और आपने पीएसयूज को क्यों अलग रखा है इससे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट पार करने दो उसका, उसके बाद तुरंत हम। अच्छा, चिदम्बरम जी ने एक और बात कही कि आप लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आए थे, अब आप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आ रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो पीएलआई था उसके जरिए क्या फायदा मिला? इसीलिए तो सक्सेस हुआ इस देश में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। आज पूरे दुनिया में इफ देयर आर 100 फोन्स, एटलीस्ट 40 आर आवर ओन मैन्युफैक्चर्ड फोन्स। ये 5 साल के अंदर ये बदलाव कैसे आया? बिकॉज वी ब्रॉट इन दैट काइंड ऑफ थिंग, फैसिलिटी थ्रू द PLIs। व्हेन यू ब्रिंग इन स्केल्ड अप प्रोपोजिशन, उसमें PLI का प्रावधान देने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस देश में बहुत सेक्टर्स में, सनराइज सेक्टर्स में 14 जो सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया, उन सब में प्रोग्रेस देख रहे हैं। मगर ये भी नहीं है कि
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव अभी ले आ रही हो, नो, गलत है। इंसेंटिव, लिंक्ड इंसेंटिव, ELI इन टर्म्स ऑफ PLI बात करने के लिए ये अच्छा लगता है, मगर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे, हर मंत्री से ये एक प्रश्न पूछते थे, एंड ही आस्क्ड इवन टुडे, कैबिनेट का नोट आता है, ये कैबिनेट आपको इसको मंजूरी देना है, ठीक है, आपके प्रपोजल में एक कमी है, वो क्या है? इससे कितना जॉब्स आएगा, कितना जॉब्स डायरेक्टली मिलेगा, कितना इनडायरेक्टली मिलेगा, जाके वो होमवर्क करके आओ, उसके बाद बात करो। हर कैबिनेट नोट का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैबिनेट में बोलने की। ये प्रपोजल से हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सेक्टर में, और इस प्रपोजल द्वारा इतना जॉब होगा। ये 2014 से हम करते आ रहे हैं। फिर कैसे अचानक एवरीबडी वांट्स टू से दैट PLI नाउ ELI नहीं, 14 से ELI है। पर बजट का थीम कभी एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष ने चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया, उसका साइड इफेक्ट है? 4 240 का हम साइड बोल रहे हैं जी, वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बोल रहे हैं, देयर आर 4 कास्ट विच वी वांट टू अपलिफ्ट, उसमें से युवा एक है। वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बात कर रहे हैं इसका। सो उस युवाओं के लिए कुछ स्कीम बड़ा सा ले आना, हम ले आए। पर कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन से ही जुड़ा होता है। तो अगर आप कह रही हैं कि 2014 से इस तरह की चीज प्रधानमंत्री करते थे, फिर कहां पर क्या हुआ कि रोजगार इतना बड़ा मुद्दा इन चुनावों से बन गया? एक विषय हम समझना चाहिए, और ये राजनीतिक नहीं। मैं इस मौके पर ये बात रखने से पहले एक और विषय में बोल रहा हूं। कुछ ऐसे विषय होता है इकोनॉमी के संबंधित, चाहे वो महिला हो, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ महिला, ये सोशल इश्यू नहीं है, सोशल इंपैक्ट भी हो सकता है। महिला हो, बच्चे हो, और when we are talking about youth in general, in which women and finally also about revenue, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने में कुछ फायदा नहीं होगा। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, विमेन इन वर्कफोर्स, ये सब क्या राजनीतिक मुद्दा है क्या? और इसमें अगर प्रगति होता है, क्या हमारे आर्थिक विषयों में उसका असर नहीं पड़ता? क्या बच्चे राजनीतिक विषय हो जाते हैं क्या? नहीं, उसमें भी उनके एजुकेशन, उनके सेफ्टी, उनके सिक्योरिटी, उनका अप्रोच टू सोसाइटी, उनके डीलिंग विद विमेन, मेन, ये सब इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करने वाले विषय, इसमें राजनीतिक होना नहीं चाहिए। और थर्ड, रेवेन्यू जनरेशन। बार बार GST काउंसिल के ऊपर सब लोग प्रश्न उठाते हैं, नहीं सेंटर स्टेट रिलेशन में फ्रिक्शन हो रही है, उधर झगड़ा होती है। भाई नहीं, काउंसिल में देख लीजिए, सब लोग एक मत में आते हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो मगर गरीब के ऊपर बोझ ना हो। सो कीपिंग दोज पॉइंट्स, हाउ डू वी वर्क? उधर राजनीति नहीं है भाई, सब लोग वांट द इकोनॉमी टू डू वेल। ऐसे ही जब आप इस प्रश्न को पूछते हैं, रेवेन्यू जनरेशन विषय में कोई राजनीति होना नहीं चाहिए। द कंट्री हैज टू हैव बेटर रेवेन्यू अर्निंग, वी शुड प्रोग्रेस कंप्लीटली, एंड दैट इज व्हाई से इसमें राजनीतिक नजरिया नहीं है, इकोनॉमिक नजरिया से हम देश को आगे ले जाना है। इसीलिए वी सेड फॉर ऑल द 4 वील वर्क टुगेदर। आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात की, तो उससे टैक्स पर अब आते हैं। मिडिल क्लास और ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो माना भी जाता है कि बीजेपी को काफी वोट भी करते हैं। अब 17,500 का आपने न्यू टैक्स रिजीम जो लाया, उस पर मैं बाद में पूछा, 17,500 का आप फायदा दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया? हर महीने 1,458 रुपया। 1,500 का फायदा अगर होता है मिडिल क्लास को, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो जिसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, वो उनके लिए आपने किया है। तो मिडिल क्लास, और यही वजह है कि आपके जो प्रशंसक भी हैं आपकी सरकार के, वो मिडिल क्लास सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बजट में ये खामियां देख रहा है। उनको लग रहा है कि उनको तो आप फायदा कभी देते ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस, जबकि आपका कलेक्शन पिछले साल 20% के आसपास बढ़ा था। इस पर आपका क्या कहना? मिडिल क्लास के लिए ही वो टैक्स रेट हमने कम कर दिया, और उसके साथ साथ क्योंकि टैक्स रेट जब कम करते हैं, उसका इंपैक्ट हाई इनकम वाले को भी मिलता है। इसीलिए हम, ठीक है वो सिस्टम ऐसे ही, इसीलिए हाई इनकम अर्नर भी फर्स्ट 5 लाख का, फर्स्ट 7 लाख का नो टैक्स,
उसके बाद हर एक का उनका हिस्से के अनुसार रेट भी, फिर लास्ट में 30% बाकी बचा हुआ अमाउंट में वो 30% पे करता है। नॉर्मल टैक्सेशन में ही होता है। सैलरीड क्लास को डायरेक्टली बेनिफिट हो, इसीलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 बना। इसके अलावा मिडिल क्लास के बच्चे के लिए 10 लाख तक सब्सिडाइज लोन दे रहे, ये प्रावधान भी हमने इस बार लिया है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग में सब्सिडाइज रेट में लोन देते हैं, हाउस खरीद लो। इसके अलावा एलआरएस में आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं या आपके परिवार में से कोई विदेश जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके लिए अमाउंट बढ़ाए। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि थ्रू वेरियस डिफरेंट वेज मिडिल क्लास के लिए फायदा हो, इसीलिए हम वी आर ब्रिंगिंग इन वेरियस स्टेप्स। सिर्फ एक को उठा करके इसमें 1,000 रुपीज नहीं, 2014 we'll have to work in various different ways to reach for them. जी, हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको हेल्प करना है। हेल्प मतलब उनके राइटफुली जो उनको मिलना है वो मिलना चाहिए, और भी मिलना भी चाहिए, इफ आई कैन गिव इट। जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये थॉट एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बना था कि क्या जीरो टैक्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं, इसलिए सबकी बड़ी उम्मीदें बनी। अब इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हर बार मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव चीजें होती हैं कि क्या इस बार इतना दायरा बढ़ जाएगा, इतना। पर क्या ये प्रैक्टिकल है हमारी तरफ से ऐसी उम्मीदें रखना? मैं एक लेमैन की तरह आपसे समझना चाहती हूँ। नो सी, टैक्स को कम करते आने में हम कोशिश लगातार करके आ रहे हैं। इसीलिए जब व्हेन पीपल वांटेड टू बी सिंपल आल्सो और रेट कम भी हो, एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम में वो करना हमने ठीक नहीं समझा। न्यू रेजिम ले आए जिसमें सिंप्लीफाइड रेट भी और सिंप्लीफाइड प्रोसेस भी, फाइलिंग का प्रोसेस भी सिंपल करो। सो वी ब्रॉट इन दैट, जिससे धीरे धीरे रेट ऑफ टैक्स को हम कम करके आएंगे, जिससे द बर्डन विल बी रिड्यूस्ड फर्दर एंड फर्दर। इसीलिए तो न्यू रेजिम ले आए, and that is work in progress. Every year we are trying to do something for it. This last year we had brought up a change, और इस साल already within 12 months उसमें ये 2 परिवर्तन ले आए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का और रेट का। टैक्स नेट की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, जिसमें से लगभग 5 करोड़ रिटर्न भरते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। 2% लोग तो टैक्स देते हैं। कई बार बहुत इनोवेटिव तरीके अपनाए गए कि अगर काला पैसा है उसको डिक्लेयर कीजिए, इतना उस पर टैक्स दीजिए और उसको आप वाइट कीजिए। टैक्स नेट में लोगों को आने के लिए कोई पहल नहीं दिखती। अगर मैंने मिस किया है तो आप बता दें, ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो पाए उसके लिए क्या आपने कुछ सोचा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स आपको लगता है? पिछले 5 साल में स्पेसिफिकली मैं बोल सकती हूँ, उससे पहले भी कोशिश हुआ है कि लोग अपने आप टैक्सेबल इनकम कमाने के बाद भी अगर टैक्स नहीं पे करते, कैसे उनको नज करोगे? उनके ऊपर जबरदस्ती कर नहीं सकते। इसीलिए हमने ये पॉइंट्स वेयर बिग टिकट एक्सपेंडिचर होता है उनके द्वारा, उस जगह पर जाकर के हम टैक्स डिडक्शन करते हैं। टीसीएस, टीडीएस, ये सब उसी लिए। टीसीएस क्यों आता है? आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है मगर बड़ा सा एक गाड़ी खरीद रहे हैं, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है मगर पूरे परिवार के साथ लग्जरी क्रूज में जा रहे हैं। इन जगह पर जब टीसीएस लगाते हैं हम ये बात बोलते हैं कि व्हेन योर टैक्स इज डिडक्टेड 1%, 0.5% ट्रेल तो मिलता है ये व्यक्ति का। प्लीज आप अगर टैक्स फाइल करना है तो करो, उसमें ये टीडीएस और टीसीएस जो भी आपके अकाउंट के ऊपर हमने लगवाई उसका रैशनलाइज कर दो, उसको कट ऑफ करके ऑफसेट करके आप बाकी पे करो। सो दायरे में ले आने के लिए ये सब कोशिश होते जा रही है। पर कुछ बड़ा किया जा सकता है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि ये चर्चा हर बार होती है। जो सैलरीड है उनका तो सबका, हम लोगों का टैक्स कट जाता है, पर ऐसे अनेकों लोग हैं जो। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, सैलरीड है इसीलिए हमारे कट हो जाता है, एम्प्लॉयर कट कर देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी टैक्स भरते हैं भाई,
हम उनको भी थोड़ा सम्मान से बात करें। सैलरीड लोग को सम्मान देती हूँ, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स बहुत है, उनके लिए सम्मान देती हूँ, मगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग टैक्स नहीं भरते हैं क्या? उनके एक्सपेंडिचर को हटा करके उनके उस इनकम जो लेते हैं या प्रॉफिट जो कमाते हैं उसके ऊपर वो भी टैक्स भरते हैं। ट्रेडर्स करते हैं, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो भी पे करते हैं। सैलरी सिर्फ नहीं, ये लोग सब भी टैक्स भरते हैं जी। 2% से ये नंबर आगे जाने का आपको जाने क्या के लिए रास्ता हम दिखता है? सब थोड़ा इस विषय को चर्चा ऐसे अब जब हम बात कर रहे हैं अभी, इससे थोड़ा सब लोग को ये समझ में आना चाहिए कि नो, इट इज नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल हु कैन कीप पेइंग, वो बार बार करते रहेंगे टैक्स। हम सबका भी थोड़ा देश सेवा के लिए सोचना चाहिए। निर्मला जी के लिए एक बात हमेशा कही जाती है, आप शायद अग्री करें ना करें, कि आप पॉपुलिस्ट वादे कम करती हैं, मतलब आप बजट पर ज्यादा आपका थोड़ा फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से आपका फोकस रह जाता है। लेकिन इस बार कुछ लोग थोड़े से निराश हुए कि रिफॉर्म्स उस हिसाब से नहीं नजर आए जैसा कि आपके बजट को जाना जाता है। मैंने सोचा इस बार बहुत ही क्रिटिकल रिफॉर्म के विषय मैंने बात रखा, वेरी क्रिटिकल। एंड ऑन दिस, भारत देश में अगर हम एक कदम भी आगे रखेंगे, इस देश का इकोनॉमी के लिए इतना वाइब्रेंसी मिलेगी। लैंड बेस्ड फैक्टर रिफॉर्म्स इस बार पिछले 5 साल के बजट में मैं एक बार भी सीरियसली फैक्टर रिफॉर्म्स को उठाया नहीं, क्योंकि बैंक के रिफॉर्म करना था, कंपनीज लिक्विडेशन के ऊपर आईबीसी के रिफॉर्म करना था, जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन का एक कदम उठाना था, ये सब चलते आ रही। मगर इस बार फैक्टर रिफॉर्म्स को टच की मैंने, और इसमें स्टेट्स का रोल का भी जिक्र की हूँ, उनके पार्टिसिपेशन और उनके कोऑपरेशन का भी जिक्र कर रही हूँ। लैंड रिकॉर्ड्स का विषय में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, डिजिटाइजेशन के साथ फार्मर्स को डिजिटल रिकॉर्ड रजिस्ट्री कैसे रखेंगे, ये सब आ रही है इसमें। सिमिलरली लेबर के लिए और इसके आगे चलते हुए एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए इवन बेटर कैपिटल रिफॉर्म्स, ये सब इस बजट में है। मैं एक्चुअली मेरा इच्छा ये है कि लोग इन सब के ऊपर भी चर्चा करें, ठीक है, बिकॉज वो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एलटीसीजी पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मेरा इसी पर है कि बहुत सारे बदलाव इस बार विपक्ष का तो कहना ही है कि हमारे स्टेट का जो ऑपोजिशन रूल स्टेट से आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने जो एक वक्त पर आप लोग मतलब हम लोग वर्ड क्लाउड बनाते थे कि कितनी बार आपने वंदे भारत बोला, कितनी बार स्मार्ट सिटी बोला। इस बार स्मार्ट सिटी, वंदे भारत, नमो भारत, बुलेट ट्रेन, ये सब निर्मला जी के, वित्त मंत्री जी के भाषण से गायब था। क्यों? मगर काम हो रही है उन सब में। यही बात मैं बोल रही हूँ। 1.5 hours, ओ निर्मला जी का भाषण कभी भी 2 घंटे चलता है भाई, कौन सुनने वाला? उसको कम करो, कम करो, कम करो। इस बार तो हम लोग सोच रहे थे 2 घंटे होगा, अचानक आपने खत्म कर दिया। हाँ। फौरन आ गई और फिर कितने विषय उसमें, जो हर राज्य के नाम लो, नहीं तो उनको कुछ नहीं दे रही हो। वंदे भारत नहीं बोला, उसमें वंदे भारत बंद, स्मार्ट सिटी भी नहीं बोला। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, काम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे आपके, काम चल रही है। मनरेगा नहीं बोला, पैसा दे रहे हैं उसका। और आपने हिमाचल बोला किसी ने, पर विपक्ष ने इसको एक्नॉलेज नहीं। वो हिमाचल उनके हाथ से निकल रही है, वो मान रहे हैं उस बात नहीं। लेकिन मैं वापस उस पर आऊंगी, स्मार्ट सिटी को कितने बने, कितना बनना चाहिए, मतलब जनता जानना चाहेगी। मैं भी जानना चाहूंगी कि वो सब है बजट के डॉक्यूमेंट में। अगर कोई 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, पेज निकालकर देख सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या हो रही है हर एक प्री अनाउंस्ड स्कीम का। आपने सिर्फ भाषण में नहीं बोला। कितने बोलूं? 1.5 घंटे में कितने बोलूं? एलटीसीजी पर आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सबसे पहले बाजार, जहां पर आपने 10% से बढ़ाकर एलटीसीजी को कर दिया 12.5%। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये निवेश के भी खिलाफ जाता है। क्या, मैं प्रश्न आपसे थोड़ा घुमाकर कर रही हूं कि क्या आपने बाजार में, ये ट्रेडिंग की मैं बात कर रही हूं, क्या बाजार में आपने कोई बबल सस्पेक्ट किया कि आने वाले वक्त में होगा? बहुत बच्चे, बहुत महिलाएं, बहुत युवा ट्रेड कर रहे हैं, डेली बाइंग, डेली सेलिंग, शाम में 200 रुपए मैंने कमा लिए। क्या आप कोई बबल एक्सपेक्ट या एप्रीहेंड कर रही थी जिसकी वजह से आपने ट्रेडिंग को मतलब डिस्करेज करने के लिए
ये एलटीसीजी ट्रेडिंग में बढ़ाया है 10 से 12.5%? एलटीसीजी में जो भी हमने किया, इट इज प्योरली डन फॉर रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हर एसेट क्लास को सिमिलर ट्रीटमेंट देने के लिए ही किया। इसके लिए मैं सिर्फ टू मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड मैं बोल रही हूं, जीएसटी जब 2017 में लॉन्च हुआ, हर आइटम के ऊपर हर राज्य में कुछ ना कुछ वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था। जब जीएसटी आया और स्टेट्स का वैट को सबस्यूम किया उसमें, उस समय क्या एक्सरसाइज हुआ? हर राज्य के मंत्रीगण बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे। व्हाट वाज द एक्सरसाइज? जीएसटी में 4 रेट था, आपके वैट तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, उसको जोड़ने के लिए, सबस्यूम करने के लिए डिस्कशन ये हुआ कि रेवेन्यू न्यूट्रल, मतलब अभी आप 10% वैट कलेक्ट कर रही हो, फिर हमारे रेट है 5 है, 10 है, 15 है, 18 है जीएसटी का, ये 5 में जाना है या ये 12 में जाना है? सो इफ योर रेट विल हैव टू बी डिटरमाइंड। कंज्यूमर को जीएसटी आने के बाद रेट बढ़ाना नहीं है, ठीक है, एक थंब रूल है। दूसरा थंब रूल, रेट नहीं बढ़ाना क्योंकि आपको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। सिर्फ ये 2 मैट्रिक्स को रख के, स्टेट लेवल वैट में 10 है तो आप 8 में जाओ या 5 में जाओ, या इसको 12 में क्यों नहीं जाना है? नहीं, वी डोंट वांट एडिशनल रेवेन्यू, मगर नुकसान भी नहीं होना, सो उसको एक्सरसाइज किया। उस उदाहरण से मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूं। गोल्ड का एक ट्रीटमेंट, प्रॉपर्टी का दूसरा ट्रीटमेंट, शेयर का 3rd ट्रीटमेंट। ये क्यों ऐसे होना चाहिए? सबको एक ही ट्रीटमेंट दो। देयरफॉर बहुत सारे होमवर्क करने के बाद हर एक आइटम के ऊपर कितना रेट लगाने में रेवेन्यू न्यूट्रल भी होगा और कितने सबका, सिर्फ एक कैटेगरी में 10 से 12.5 को आया है। हाँ। और उसमें भी हमने एग्जेम्पशन दिया 1.25 लाख तक। बट क्यों? क्या मतलब, मैं अभी भी थॉट छोटे लोग के लिए क्या आपको लग रहा था कि सोना अन्य चीजों में उसके लिए मैं आ रही हूँ। इज इट अ स्टेप टू डिसिप्लिन डेली? हाँ, मैं आ रही हूँ उसमें, एक्सप्लेन किया इसका। सो रेट रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वाज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, क्या इस बबल को कंटेन करने के लिए आपने ये कदम उठाया? बिल्कुल नहीं। हमारे इंटरेस्ट और हमारे इंटेंशन स्टॉक मार्केट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए नहीं है, और हम स्ट्रांगली ये फीलिंग करते हैं कि सेबी है और सेबी इसको निगरानी में रख रही है, और उनके द्वारा जो कंट्रोल हो रही है सॉफ्ट टच रेगुलेशन, वो काफी है। उसमें सरकार छेड़छाड़ करने का इरादा ही नहीं है हमारी। एक और एलटीसी जो प्रॉपर्टी वाला है वो सवाल पूछ लेते हैं, फिर आप अगला सवाल पूछिएगा। प्रॉपर्टी में जहां पर आपने 20% से 12.5% एलटीसीजी को कर दिया, लेकिन आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, जो इन्फ्लेशन लिंक लोगों को फायदा हो रहा था। उससे भी लोग निराश हैं, कह रहे हैं कि अगर, हालांकि 2001 के बाद से ही है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो ये उनके लिए सौदे का घाटा हो सकता है, जो पहले उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नहीं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। अगर प्रॉपर्टी इस साल खरीदा, इतने में खरीदा, अभी सेल वैल्यू इतना है, व्हाट वुड हैव बीन द टैक्स रेट, ये सब वर्कआउट करके ही हमने ये अमाउंट में आया। और इसके लिए क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह बजट पेश करने के बाद तुरंत बाद से ये उठा, वो तो इनहेरिटेंस टैक्स तक से लिंक कर रहे हैं इसको। विपक्ष इसको इनहेरिटेंस टैक्स से भी लिंक कर रहा है कि 2001 के बाद की प्रॉपर्टी है, कोई बेचने जाएगा जो माता पिता से मिला है, उसको कम फायदा होगा। उनको ऑब्सेशन है कि इनहेरिटेंस टैक्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जब उनसे पैसा वो लेने के लिए बोलते हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो उनको ठीक है। मगर जब हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर, रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके ऊपर स्पष्ट बातें बोले कि इसमें 1.25 लाख पर ईयर का आपको राहत देने के बाद 12.5 लगा लो, और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद 80% ऑफ द पीपल आर ऑन हाई अर्निंग्स, जिनके ऊपर ये 12.5, क्या इसमें भी वो आपको आपत्ति है? जब आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन
जिसके पास पैसा है वो उठा करके आप सबको खटाखट, वो सब आप कहने में अच्छा है, हम कर दिखाने में आपको दुख है। ये क्या लॉजिक है भाई? निर्मला जी, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन आखिरी एक सवाल के साथ जिसका एक शब्द में आप उत्तर दे सकती हैं, आपके बाकी मंत्रिमंडल के कोलीग्स से भी मैंने ये पूछा कि निर्मला जी के बजट को आप एक वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप अपने खुद के बजट को अगर एक शब्द में बांधना चाहें तो वो क्या होगा? आम आदमी के लिए राहत देने वाले बजट, राहत वाला बजट, डेफिनेटली राहत वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वित्त मंत्री जी, और ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण बात है कि आपने एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर 7वां बजट बनाकर नया कीर्तिमान बनाया। तमाम सवालों के आपने Thank you जवाब very दिए। much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने। थैंक यू वेरी मच।